हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उसका पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपने जो पहले मैंने एक वीडियो कराई है पार्ट 1 वो आपने देख ली होगी। तो साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यू टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी स्टेट टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है। वैसे ये नहीं है कि यही टॉपिक महत्वपूर्ण है, सारे ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हानिकारक किस रूप में होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी पहले भी जो वीडियो है उसमें कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो हार्मफुल भी होंगे और कुछ जगह पे यूज़फुल भी होंगे। तो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, दे आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉस्ट डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो मनुष्य होते हैं उनमें या प्लांट में यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें या जो एनिमल होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं उनमें क्या करते हैं, डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड अ पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कहते हैं, रोग जनक भी कहते हैं। जो सूक्ष्मजीव ऐसे जो सूक्ष्मजीव होते हैं जिनसे क्या होता है, हमको रोग उत्पन्न करते हैं, उनको रोग जनक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यानी कि रोग जनक सूक्ष्मजीव कहा जाता है। पैथोजेंस का मतलब यहाँ पर यही है कि रोगजनक। ठीक। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। यानी कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर देते हैं, जो भोजन है और कपड़े हैं और कुछ जो वस्तुएं हैं, लेदर यानी कि वस्तु चमड़े की जो वस्तुएं हैं उनको क्या कर देते हैं, स्पॉइल यानी कि ख़राब कर देते हैं। ठीक। आगे जो इम्पोर्टेंट हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो विच कैरीज दी पैरासाइट ऑफ मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम। जो फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है यानी कि जो फीमेल यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो क्या करती है, मलेरिया उत्पन्न करती है। ठीक। वो क्या करती है, जो मच्छर प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है, मलेरिया का वाहक है, यानी कि क्या करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है। पूछा जा सकता है कि फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है यानी कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, तो मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। ठीक। जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो मलेरिया होता है वो क्या होता है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया किससे उत्पन्न होता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। वैसे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा, जैसे कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है तो ये क्या उत्पन्न करता है, तो ये मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो 4 कैटेगरीज में उनको बांटा गया है। जो कवक हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और शैवाल हो गया। तो उसमें जो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न किया जाता है वो मलेरिया उत्पन्न किया जाता है, और डिसेंट्री रोग यानी कि जो अतिसार है वो भी प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक। ठीक। आगे बात करते हैं, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरीज ऑफ डेंगू वायरस। यानी कि जो फीमेल एडिस मच्छर है, जो फीमेल एडिस मच्छर होगा यानी कि मादा एडिस जो मच्छर होगा वो क्या करता है, डेंगू रोग उत्पन्न करता है। डेंगू और मलेरिया अलग अलग चीज़ है। अगर मलेरिया की बात करें तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगर डेंगू की बात करें तो फीमेल एडिस मॉस्किटो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इनमें आप कंफ्यूज ना हुए, फीमेल एडिस बोलेगा तो डेंगू, अगर फीमेल एनाफ्लीज बोलेगा तो मलेरिया। ठीक।
आगे बात करते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो अदर एनिमल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल में भी क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे प्लांट में करेंगे और जो जानवर होंगे उनमें भी उत्पन्न करेंगे। उसी प्रकार से ये क्या करते हैं, जो एनिमल है उसमें भी क्या करेंगे, ये जो रोग है वो उत्पन्न करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, आगे बात करते हैं जो एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स रोग। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो किन में होता है। ठीक, जो एंथ्रेक्स रोग है इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉजिंग बाय अ बैक्टीरियम। तो जो एंथ्रेक्स रोग है वो मनुष्यों में भी होगा और कैटल यानी कि जो मवेशियां हैं उनमें भी होता है एंथ्रेक्स रोग। ठीक, और जो एंथ्रेक्स रोग होगा वो किसके द्वारा उत्पन्न होगा, बैक्टीरियम यानी कि जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, जो मवेशियों में भी होता है और मनुष्यों में भी होता है। ठीक, फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। जबकि जो गाय के जो पैर है और मुंह का जो रोग होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक, एंथ्रेक्स रोग बोलेगा तो जीवाणु के द्वारा होता है, और जो फूड और जो माउथ में जो उनका रोग होगा, जो पैर और मुंह में जो रोग होता है जानवरों के, तो वो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। एंथ्रेक्स रोग जो है मनुष्य में भी होता है और जानवरों में भी होता है। ठीक, अब बात करते हैं रॉबर्ट कोच की। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने कब खोजा था, इसकी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे, और क्या खोजा था उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेक्सिस विच कॉज्ड एंथ्रेक्स। जो डिजीज़ है यानी कि जो एंथ्रेक्स जो रोग है उसकी खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी 1876 में। तो पूछा जाएगा कि एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट कोच द्वारा 1876 में की गई थी। तो एंथ्रेक्स रोग होता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। सेवरल microorganisms caused disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। ठीक, जो सेवरल जो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक, जो बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो गेहूँ या चावल, आलू, शुगर केन यानी कि गन्ना, संतरा, एप्पल यानी कि सेब में भी क्या करते हैं, डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। एंथ्रेक्स रोग के बारे में पूछा जाएगा तो आप इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि जो प्लांट है उनमें कौन कौन से जो सूक्ष्म जीव हैं वो होते हैं। तो जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वही मैंने इसमें ले रखे हैं। तो पहले बात करते हैं कि जो सीट्रस कैकर होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है और किससे उनका ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ये सीट्रस कैकर है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है नींबू कैकर होता है, इसका हिंदी मीनिंग। तो जो नींबू का कैकर होता है तो वो सूक्ष्मजीव यानी कि जो बैक्टीरिया कौन से सूक्ष्मजीव द्वारा फैलाया जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। और एयर के द्वारा ये ट्रांसमिशन होता है कि वायु के द्वारा फैलता है। कौन सा, जो नींबू कैकर होगा वो किसके द्वारा फैलेगा, जीवाणु के द्वारा फैलेगा। जीवाणु के द्वारा होगा और फैलेगा किसके द्वारा, हवा के द्वारा। ठीक, आगे बात करते हैं रस्ट ऑफ व्हीट यानी कि जो गेहूं की जो रस्ट होती है वो किस कारण से होती है, तो वो होती है फंगी यानी कि कवक के द्वारा होती है। और किसके द्वारा फैलता है ये, एयर यानी कि हवा के द्वारा, या बीज अगर इसमें सीड कहें तो सीड के द्वारा भी ये फैलता है। कौन, गेहूं की रस्ट। पूछा जा सकता है कि जो गेहूं की रस्ट होती है वो किसके कारण होती है, तो फंगी के कारण होती है। और इसका ट्रांसमिशन जो हो गया एयर
और सीड के द्वारा होता है। अगर बात करते हैं आगे, येलो वेन इन भिंडी, यानी कि भिंडी की पीत इसे कहा जाता है, हिंदी में इसे भिंडी की पीत कहा जाता है। और ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और फैलता है किसके द्वारा है? कीट यानी कि इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। पूछा जा सकता है, यही तीनों दिए गए हैं एनसीईआरटी में, तो इन्हीं के बारे में भी पूछा जाएगा कि जो गेहूं की रस्ट है वो किसके द्वारा फैलेगा, या जो भिंडी की पीत है वो किसके द्वारा फैलेगा, किसके द्वारा ट्रांसमिशन होगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाद्य विषाक्तन इसे हिंदी में कहा जाता है कि जो फूड पॉइजनिंग होती है वो किसके कारण होती है, यानी कि जो हमारा भोजन है वो किसके द्वारा खराब होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू दी कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड पॉइजनिंग है वो किसके कारण से होती है? वो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो क्या करते हैं? फूड को स्पॉइल कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि वैसेले पदार्थ बना देते हैं, अगर उसमें सूक्ष्म जीव ग्रो करने लगते हैं हमारे भोजन में, तो समटाइम यानी कि कुछ भोजन में ऐसा होता है कि वो क्या कर देते हैं? वैसेले जो पदार्थ हैं वो उत्पन्न करने लगते हैं, यानी कि टॉक्सिक बना देते हैं फूड को। These makes the food poisoning, causing serious illness and even death। यानी कि जो फूड पॉइजनिंग से क्या होगा कि जो सीरियस यानी कि जो गंभीर रोग हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जैसे कहा गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो वैसेले पदार्थ हैं उनको उत्पन्न करते हैं। अगर हमने वो खाना ले लिया जिसमें उन्होंने वैसेले पदार्थ उत्पन्न किए हैं, तो वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद क्या करेंगे? या तो हमको बीमार करेंगे, या हमारे अगर उन्होंने ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न किया है तो वहाँ पे संभावना ये भी रह जाती है कि वहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, सो it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled। यानी कि हमको इसलिए ध्यान रखा जाता है कि हम प्रिजर्व करें, यानी कि बचाव करें अपने भोजन का। ठीक, ऐसे स्पॉइल होने से हमको बचाव करना चाहिए, उनको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे वो ख़राब ना हो। अगर कोई खाद्य पदार्थ ख़राब होता है तो हमको उसे लेना नहीं चाहिए। तभी कहते हैं कि जो भोजन ख़राब हो गया है उसको आपको नहीं लेना चाहिए, पहले तो आपको उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अगर आपका प्रिजर्वेशन यानी कि ठीक है तब तो ठीक है, अगर वहाँ पे अगर जो भोजन है वो ख़राब होने लगा है तो आप उसे मत लीजिएगा। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड। यानी कि जो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे जो भोजन है उसको क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं। ठीक, स्मेल हैज़ बीन बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। यानी कि अगर कोई भोजन ख़राब हो रहा है तो हम उसकी स्मेल से ही बता देते हैं कि उसमें कोई स्मेल अलग से स्मेल आने लगती है, तो हम कहते हैं कि इसमें ऐसी स्मेल आने लगी है, ये ख़राब होने लगा है, या उसका कलर हमने चेंज देख दिया। जैसे आपके पास एक रोटी है, आप उसको रखते हैं कुछ समय बाद, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, वाइट और ग्रेइश होने लगा है। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो रोटी है वो ख़राब हो गई है, यानी कि हमको पता तो लग जाता है स्मेल से या कलर चेंज होने से, तो हम पाते हैं कि ये किसके कारण हो रहा है? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के कारण हो रहा है। ठीक, प्रिजर्वेशन मेथड, यानी कि हम कैसे प्रिजर्व करें, कैसे बचाव करें
वो उसके मेथड दिए गए हैं कि हमको कैसे हम अपने जो भोजन है या कुछ अन्य पदार्थ हैं उनको कैसे हम प्रिजर्व करते हैं। जैसे आपको बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, वो उसमें क्या होता है कि आपको वहाँ पे उसका जो प्रिजर्वेशन है वो डाला जाता है, यानी कि जो उसके बचाव के सामान है उनमें वो डाला जाता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम उसको स्टोर उनको अधिक समय तक स्टोर किया जाता है। यानी कि अगर आप एक पैकेट नमकीन का भी लेते हैं तो उनमें भी क्या होता है, एक प्रिजर्वेशन डाला जाता है ताकि वो उस टाइम तक वो कार्य करें, उस टाइम तक वो ख़राब ना हो। तो उसमें भी एक टाइम लिमिट होती है कि आप इसे इस टाइम तक इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जो प्रिजर्वेशन है उतनी ही मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे अगर वो ख़राब होने लगा है, यानी कि वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर कब होता है, जब वो क्या होता है, ख़राब होने लगा है, यानी कि जब उसमें क्या होता है, जो प्रिजर्वेशन हमने यूज़ किया है, उसमें पदार्थ डाला है जो उसको प्रिजर्व करते हैं, वो अगर उसकी टाइम से ज़्यादा होने लगा है तो वो खुद ही क्या करेगा, उसको ख़राब करने लग जाता है। तो इसलिए उसमें एक टाइम लिमिट होती है, उसमें कुछ प्रिजर्वेशन डाले जाते हैं, प्रिजर्व पदार्थ डाले जाते हैं जिससे हम उस पदार्थ को लेते हैं। ठीक, तो उसके मेथड के बारे में अब जानते हैं। तो केमिकल मेथड यानी कि जो रासायनिक मेथड है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि हम कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो केमिकल मेथड है, सॉल्ट एंड ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो सॉल्ट है और जो ऑयल है उसका उपयोग जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है, यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। वी एड सॉल्ट एंड और एसिड preservatives to pickles to prevent the attack of microorganism। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं, वी ऐड सॉल्ट और एसिड टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। वी ऐड यानी कि हम डालते हैं सॉल्ट और यानी कि नमक या जो अम्ल है उसको डालते हैं, किस में, पिकल्स यानी कि अचार में डालते हैं, ताकि वो क्या करे, उसके जो माइक्रोब्स है यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उसकी अटैक से क्या कर सके, उसे बचा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम अचार बना रहे हैं तो उसमें हम नमक का यूज़ भी करते हैं, ऑयल का यूज़ भी करते हैं, और किसका यूज़ करते हैं, और एसिड का उपयोग भी करते हैं, जिससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। इसके बारे में पूछा गया है कि जो सोडियम जो बेंजोएट है और सोडियम मेटासल्फाइड है वो क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, यानी कि बचाव का कार्य करते हैं, यानी कि परिरक्षक कहा जाता है इनको। ये पूछा जाता है कि ये चीज़ क्या है। ठीक, these are also used in jam and other food to check their spoilage। यानी कि जो जैम है और जो दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कि नमक के द्वारा हम कैसे जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि नमक कैसे एक परिरक्षक का कार्य करता है उसके बारे में जानते हैं। तो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एगिस। यानी कि जो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग टाइम होगा। ठीक, लॉन्ग टाइम यानी कि जो हम नमक है और का यूज़ है उसको मीट यानी कि जो मांस है या जो फिश है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं सॉल्ट का। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जो मीट और जो फिश है
उसको क्या करते हैं हम जो नमक है उससे क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, जिससे क्या कहते हैं जीवाणुओं की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। सॉल्टिंग is also used to preserve amla, raw mangoes and ferment to eat। यानी कि जो सॉल्ट है उसका यूज़ आंवला को रखने में भी किया जाता है और मैंगोज को भी रखने में किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि जो चीनी है उससे कैसे प्रिजर्व किया जाता है, तो जैम्स, जेलीज एंड आर प्रिजर्व बाय शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट which inhibits the growth of bacteria which spoil food। यानी कि जैम, जेलीज में भी हम क्या करते हैं, शुगर का प्रयोग करते हैं, जो क्या करते हैं चीनी क्या करेगी यहाँ पे खाद्य पदार्थों की नमी में कमी ले आती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है जो सूक्ष्म जीव है उनकी जो वृद्धि है वो क्या होती है, नियंत्रित होती है। आगे बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी कि जो तेल और सिरके से हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ बिकॉज अचार बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच अ इन्वायरमेंट। इनका प्रयोग अचार को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑप्टन प्रिजर्व बाय दिस मैटर। यानी कि जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, फिश है, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी हम तेल यानी कि जो ऑयल है यानी कि विनेगर यानी कि सिरका है उसका प्रयोग करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि गर्म और ठंडा करने से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो खराब हो रहे हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं। यू must have observed your mother boiling milk before it is stored or used। boiling kills many microbes। यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारी घर में हमारी माता जी होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारा दूध है उसको उबालती है, जिससे क्या होता है वो दूध में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो उनका प्रयोग यानी कि हीट ज़्यादा उनको गर्मी देने से, ज़्यादा ठंडा देने से भी हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। पास्चुराइज्ड, इसके बारे में पूछा जाता है कि पास्चुराइजेशन क्या होता है, तो पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। यानी कि जो मिल्क है उसको अगर हम क्या करें उसको बॉयल करें और जिससे क्या होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, जो दूध है उससे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूध में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, मर जाएंगे। द मिल्क इज़ हीटेड अबाउट, अगर हमसे पूछा जाता है कि कितने डिग्री तक उन्हें उबाला जाता है, तो ये क्या है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबाला जाता है फॉर 15 to 30 सेकेंड। यानी कि 15 से 30 सेकेंड के लिए अगर हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, तब क्या करेंगे, अगर उबाल लिया है तो हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जिससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और हमारा दूध जो है ख़राब होने से बच जाएगा। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। अगर पूछा जाता है कि जो पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी, तो लुइस पास्चर के द्वारा की गई थी, ये पूछा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो कैसे किया जाता है, तो बैक्टीरियम राइजोबियम इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनियस प्लांट। यानी कि जो लेगुमिनियस पौधे हैं उनमें क्या करता है, जो बैक्टीरियम राइजोबियम है वो क्या करेगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। पूछा ही जाता है बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पूछा जाता है, वो किसका काम करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सन का कार्य करता है। ये किस में पाया जाता है, लेगुमिनस प्लांट, यानी कि जो दालें हैं उनके जो तने हैं उनमें क्या होता है, पाया जाता है। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट सच एज बीन्स एंड पीज विच
इट इज़ हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि जो राइजोबियम है, मैंने जैसे कि कहा, वो तनों में पाया जाता है। तो कैसे, जैसे बीन्स हो गया, पीस हो गया, उनके जो तने हैं उनमें क्या होगा, उपस्थित होगा और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, but you know that the amount of nitrogen is the atmosphere remains constant, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है हमारे वायुमंडल में, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये आप लोग सब जानते होंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल constituent of all living organism as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। ठीक, जो क्या रहता है, जो प्रोटीन और जो क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है और विटामिन में उपस्थित रहता है। ठीक, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। ये पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन हमारे जो वायुमंडल में पाए जाते हैं, उसको जो नाइट्रोजन गैस है उसको डायरेक्टली नहीं लेते हैं हमारे जो प्लांट है, और जो एनिमल है उसको डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। तो कैसे लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पूछा भी जाता है कि गैस के रूप, क्या नाइट्रोजन, क्या जो पेड़ पौधे जानवर हैं उसको नाइट्रोजन को क्या गैसीय रूप में ग्रहण करते हैं? तो उसका आंसर होता है नहीं, क्योंकि वो उनको जो है गैसीय रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक, certain bacteria and the blue-green algae present in the soil fixed nitrogen from the atmosphere and convert it into the compound of nitrogen। जैसे कि जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, यानी कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं, वो प्रेजेंट इन दी सॉइल फिक्स्ड नाइट्रोजन, प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पर, मिट्टी में, और वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करते हैं फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन है उसको क्या करेंगे, नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं उसको कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक, जब क्या करेंगे, नीले हरे शैवाल क्या करेंगे, वो जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको जो नाइट्रोजन कंपाउंड में, यानी कि जो नाइट्रोजन यौगिक में चेंज करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे जो पौधे हैं उसको क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। इट कैन बी यूटिलाइज्ड प्लांट फ्रॉम द सोयल थ्रू देयर रूट्स सिस्टम, यानी कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड है जो नीले हरे शैवाल द्वारा बनाया गया है, वो क्या करेंगे, अब वो पौधे अपनी जड़ों से क्या करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन का जो उपयोग किया जाता है वो प्लांट के में जो प्रोटीन है और जो दूसरे यौगिक है उसके जो है संश्लेषण में किया जाता है, सिंथेसिस में किया जाता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। जो नाइट्रोजन जो हमारे जो एनिमल है वो क्या करेंगे, प्लांट में जो प्रोटीन उपस्थित है उसके द्वारा वो क्या करेंगे, उस प्रोटीन को ग्रहण करेंगे। ठीक, when plant and animals die, जब क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट है या एनिमल है वो उनकी जो मृत्यु होती है, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल। जो बैक्टीरिया है यानी कि जो जीवाणु है और कवक है वो प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं, मिट्टी में उपस्थित रहते हैं। कन्वर्ट इन दी नाइट्रोजनियस वेस्ट इनटू दी नाइट्रोजनियस कंपाउंड। वो कन्वर्ट उसको जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोजनियस कंपाउंड यानी कि नाइट्रोजन यौगिक में तोड़ेंगे, टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। जिससे क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया है उसको दोबारा से जो दूसरे प्लांट हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाएगा। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तब क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है उसको सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि जो
जीवाणु है वो क्या करेंगे, कुछ जो नाइट्रोजन है उसको किस में करेंगे, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देंगे, कुछ तो उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करेंगे जो पौधों द्वारा यूटिलाइज किए जाएंगे, और कुछ जीवाणु ऐसे होंगे जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है उसको क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देंगे, विच गोज बैक टू इंडियन एटमॉस्फेयर, जिस बाद में वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये चैप्टर पूरा हो गया है, तो आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं साइंस की तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर उपस्थित है। और अगर आप मैथ की भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी उपस्थित है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।